हेलो दोस्तों। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं रूल नंबर 56 से लेकर और नेक्स्ट रूल नंबर 65 तक। यहाँ तक रूल कवर करेंगे, मतलब 10 रूल्स जो हम कवर कर रहे हैं पर वीडियो के अकॉर्डिंग ये कवर करेंगे। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस डे के आपको दिन देखने को मिलेगा रूल नंबर 66 से लेकर 85 तक। तो यहाँ पर हमने टोटल 20 रूल्स कवर किए हैं वहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा इसके बाद में। ठीक है, चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जब हैव गेट का प्रयोग एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में हुआ हो तो हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कैसे? यह भी ध्यान रखें कि हैव या गेट जो है वो नाउन प्लस प्रोनाउन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करता है। इसमें हम जब वाक्य का सब्जेक्ट उस एक्शन को खुद नहीं कर रहा हो, किसी और से करवाता हो, तो इस कंडीशन में हम हैव या गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई क्लीन माई किचन, मैंने अपनी किचन क्लीन की। लेकिन अगर मैं इसी को आपसे कहूँ आई हैड माई किचन क्लीन्ड, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने अपनी किचन किसी से क्लीन करवाया। ठीक है, अब इसका कुछ देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा और साथ में इसके रूल्स जो हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, नाउन प्रोनाउन B3 आ रहा हो तो आई हैव माई फूड कुक्ड, मैंने अपना खाना बनवाया। और ये दूसरा हैज हैव के साथ है, दूसरा है इज आर एम बाज बियर के साथ है। हैविंग, अगर इज आर एम बाज बियर आ रहा है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस नाउन या प्रोनाउन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई एम हैविंग माई फूड कुक्ड, मैं अपना खाना बनवा रहा हूँ, जो कि कंटिन्यूस में। सब्जेक्ट के साथ अगर हैज हैव हैड और हैड नाउन प्रोनाउन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आई हैव हैड माई फूड कुक्ड, मैं अपना खाना बनवा चुका हूँ, जो कि हमारा परफेक्ट में हो गया है। यदि सब्जेक्ट वही हमारा हैज हैव हैड और बीन प्लस हैविंग और नाउन प्रोनाउन या फिर B3 लेता है, ये दोनों चीज़ें, तब हम आई हैव बीन हैविंग माई फूड कुक्ड, मैं अपना खाना बनवाते आ रहा हूँ किसी और से, इसलिए हम यहाँ पर हैविंग का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट आपका मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है तो साथ में हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। जैसे आई विल हैव माई फूड, ये क्या है, नाउन, माई फूड कुक्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैं अपना खाना बनवाऊंगा। सब्जेक्ट के साथ अगर मॉडल हैव प्लस हैड नाउन प्रोनाउन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इस कंडीशन में आई विल हैव हैड माई फूड कुक्ड, मैं अपना खाना बनवा चुका हूँगा, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। ये 7 पॉइंट है कि सब्जेक्ट के साथ अगर मॉडल है हैव टू, सब्जेक्ट के साथ मॉडल और हैव टू आ रहा है तो हैव टू के बाद हमें हैव लगाना है, फिर नाउन प्रोनाउन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि आई विल हैव टू हैव माई फूड कुक्ड, मुझे अपना खाना बनवाना पड़ेगा। यदि वही सब्जेक्ट जो है हैव एज हैड प्लस हैड टू के बाद भी हैव और नाउन प्रोनाउन या B3 ले रहा हो तो इस स्ट्रक्चर को हम आई हैव हैड टू हैव माई फूड कुक्ड, मुझे अपना खाना बनवाना पड़ा है, ये यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि विद ए लॉट ऑफ परसुएशन मिर्नल वाज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू कन्विंस, ना होके क्या हो जाएगा, कन्विंस्ड, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, गेट आ रहा है, गेट, तो यहाँ पर टू कन्विंस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कन्विंस्ड टू रिव्यू द हर आर्टिकल। अरे बच्चे, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव हैड इट एम्पुटेड, हैव हैड इट हैड के बाद एम्पुटेड लगाएंगे। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर, ये टू हैव के कारण यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब रूल नंबर 57 लेते हैं। रूल नंबर 57 है कि देन या एज के बाद दैट दोज प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब देन या एज से पहले नाउन प्लस प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। तो दूसरे शब्दों में देन या एज से पहले पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन हो तो इसके बाद भी हम पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन का अवश्य यूज होना आवश्यक है। देन या एज के बाद उसी तरह का पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन प्रयोग में लाया जाता है। इस चीज़ को एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये मत देखो अभी एब्सोल्यूट पॉजिटिव क्या है, एग्जाम्पल देखिए अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि द कैपिटल ऑफ एंजिलियास कंट्री इज मोर ब्यूटीफुल देन अवर्स। अब ये मुझे कैपिटल की तुलना करना है तो अवर्स ना होगा तो क्या होगा, दैट ऑफ अवर्स, हमारी कैपिटल से। रोहित एटीट्यूड इज नॉट ए सो गुड
एज रवीस एटीट्यूड, तो रवि एटीट्यूड ना लगा के हम लगा सकते हैं रवीस। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चाइना की पॉपुलेशन की तुलना कर रहे हैं, इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, इंडिया की, दैट ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया की पॉपुलेशन से। द बॉयज एफर्ट्स अपील टू मोर देन दोज ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पर दोज ऑफ द गर्ल्स ना होकर तो बॉयज़ की तुलना डायरेक्ट गर्ल्स से कर रहे हैं, तो द बॉयज़ का जो एफर्ट्स है उसकी तुलना हम सीधा गर्ल्स से कर रहे हैं। अनीतास हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज दैट ऑफ सरलास, सरला के हाउस से, तो यहाँ पर दैट ऑफ हटाकर हम सीधा एज सरलास लगा सकते हैं, इसका मतलब सरलास हाउस। द प्रिंस ऑफ योर बुक, द प्राइस ऑफ योर बुक इज मोर देन दैट ऑफ माइन, मेरी बुक से, बुक की प्राइस की तुलना बुक के प्राइस से होगी, मुझसे नहीं। द आइडियाज ऑफ योर फ्रेंड आर एज बेनिफिशियल एज हर आइडियाज, तो देखिए योर फ्रेंड के जो आइडियाज़ हैं वो क्या होंगे, हर से तुलना होगी इसकी। द आइडियाज ऑफ योर फ्रेंड आर एज बेनिफिशियल एज द आइडियाज ऑफ हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड ने लगाकर दोज ऑफ हर फ्रेंड्स का प्रयोग करेंगे। आइए इन बातों को भी निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए कैसे। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिचर देन इंडिया, तो अमेरिका के जो पीपल हैं वो क्या है, रिचर, इंडिया से रिचर हैं। द बुक्स इन दिस शॉप आर एज यूजफुल एज दैट शॉप, अब इन दोनों में क्या देखो डिफरेंस है, देखो समझिए। यहाँ पर द पीपल ऑफ अमेरिका है, एज से पहले द बुक्स इन दिस शॉप का प्रयोग हुआ है, इसलिए देन के बाद हम दो जॉब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में बुक्स है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये पीपल, पीपल बहुत सारे लोग हैं, पीपल ऑफ अमेरिका, देन दैट ऑफ ना करके आएगा दोज ऑफ इंडियाज, यानी कि इंडिया से। देखो द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिचर देन दोज ऑफ इंडियाज, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ये जो वर्ड लगाते हैं तो दोज ऑफ इंडिया आएगा। दूसरा था द बुक्स ऑफ दिस शॉप आर एज यूजफुल एज दैट शॉप, देखिए इसमें क्या होगा, द बुक्स इन दिस शॉप, देखो ये बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दैट ना होकर दोज आएगा, ये का सही कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए होता है, दैट का सिंगुलर नाउन के लिए होता है। द बॉल ऑफ माई हाउस, वॉल सिंगुलर है, इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ माई अंकल्स, अंकल के हाउस से, तो यहाँ पर अगर ये बॉल्स होता तो क्या लगता है, दोस्त। चलिए इनके आधार पर हम कुछ टेंस देखते हैं अपने, उनको पढ़ते हैं। जैसे अवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ एनिमीज, तो यहाँ सोल्जर्स हैं तो सोल्जर के अकॉर्डिंग दोज लगेगा, क्या आएगा, दोज। जैक हैज ए फ्यू फार मोर एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस अपार्टमेंट देन जॉन्स, तो तुलना जॉन के अपार्टमेंट से हो रही है, तो जॉन्स के स्थान पर जॉन हैज का प्रयोग करेंगे, अपार्टमेंट की तुलना हो रही है ना, जॉन्स की नहीं। द व्हीट ऑन दिस लैंड इज फाइनर देन दैट ऑफ, या फिर क्या लिखा है, दैट देन लास्ट ईयर, तो चूंकि तुलना जो है व्हीट की हो रही है, इसलिए देन के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट लास्ट ईयर। माई हाउस इज बेटर देन जॉन्स हाउस, तो जॉन्स का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अगर जॉन से लगाते हैं तो इसका सेंस भी वही निकलता है, जॉन्स हाउस से। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड, अब पीपल की तुलना कर रही है कहाँ से, एंशियंट यूरोप के पीपल से, तो देन के स्थान पर दो जॉब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें लोगों की तुलना करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 है द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, तो क्लाइमेट कहाँ का, हैदराबाद का, इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई, चेन्नई से, तो यहाँ पर चेन्नई के लिए लगा देंगे यहाँ पर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन, अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ का, इंडिया का है, तो किससे तुलना कर रहे हैं, लोअर देन मोस्ट ऑफ अदर डेवलप्ड कंट्रीज, तो यहाँ पर मोस्ट देन के बाद दैट इनका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया देन दैट इन मोस्ट, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया है, इन मोस्ट, तो यहाँ पर इन मोस्ट का प्रयोग करना होगा। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, सुपीरियर दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कहीं आप देखेंगे अभी तो, अब हम कंपैरेटिव जब दूसरा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो सुपरलेटिव हम जो सुपीरियर के बाद टू का प्रयोग करते हैं, अभी उसको भी लेंगे। रूल नंबर 58 जो है, फर्दर और एडिशनल
फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल और फार्दर का अर्थ होता है एट ए ग्रेट डिस्टेंस। मतलब फर्दर का मतलब है एडिशनल, मतलब हमें और भी चीज़ चाहिए, और फार्दर का मतलब है कोई दूर की बात कर रहा है, फार्दर। जैसे आई सा हर स्टॉलिंग ऑन द फर्दर बीच, तो फार्दर नहीं होगा, क्या होगा ये, अच्छा फार्दर बीच है, दूर का बीच है, तो बिल्कुल सही है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द फर्दर नोटिस, मतलब किसी अन्य नोटिस के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। योर प्रपोजल हैज बीन फॉरवर्डेड टू द हायर अथॉरिटी फॉर फर्दर कंसिडरेशन, ना होगा फर्दर कंसिडरेशन, मतलब कोई और इस पर एडिशनल सोच विचार होगा। ही लिव्स एट ए मच फर्दर प्लेस, तो फर्दर नहीं होगा, फार्दर प्लेस, किसी दूसरे प्लेस पर, दूर प्लेस पर, FARTHER, तो यहाँ पर फार्दर का प्रयोग। रूल नंबर 59 है, जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन दोनों पर लागू होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पहला एडजेक्टिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म है तो दूसरा एडजेक्टिव भी सेम डिग्री में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहते हैं कि बेटर एंड वाइज, तो यह गलत होगा, क्योंकि बेटर यहाँ कंपैरेटिव है और वाइज क्या है, हमारा एफर्मेटिव है। तो यहाँ पर क्योंकि बेटर कंपैरेटिव है और बाइस जो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हम बेटर एंड बाइस कहना गलत होगा, तो बेटर एंड बाइजर कहते हैं। अब यहाँ पर इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टास्क, देखो मोस्ट डिफिकल्ट है तो इसकी तुलना मोस्ट डिफिकल्ट से, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट टाइम टेकिंग टाइम, दोनों का कंपैरिजन इक्वल करते हैं। नेक्स्ट है, यदि तुलना दर्शाने के लिए दो अलग अलग प्रकार के डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग हुआ हो तो यह गलत नहीं होता है, पर डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करने के दौरान हमें निम्नलिखित सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एज लगा हो तो एडजेक्टिव के बाद भी एज, इफ से वर्ब कनेक्टेड हो तो आगे हम नॉट लगाकर देन और फिर इसमें कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। यदि वही एज एडजेक्टिव एज से कनेक्टेड हो, बीच में एंड आ रहा हो, तो हम इसमें देन कंपैरेटिव डिग्री और नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। और यही वो सब्जेक्ट पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव देन आ रहा हो, उसके बाद और आएगा एज के बाद फिर एज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज कन्फ्यूज्ड एज, तो यहाँ पर एग्जाम में क्या करता है, कोई एक एज हटा देता है, वो भी सेकंड वाला, तो इसमें दोनों में यूज करते हैं, कंपैरिजन दोनों में इक्वल होगा। ही इज एज कन्फ्यूज्ड एज इफ नॉट मोर कन्फ्यूज्ड देन यू, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, यही ये एरर बनाता है एग्जाम में, एंड स्मार्टर देन यू एट एग्जीक्यूटिंग एनी टास्क, रोहित इज मोर ऑनेस्ट देन एज ऑनेस्ट एज यू। ये सारे सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हैं। रूल नंबर 60 पे आइए। रूल नंबर 60 है कि कुछ एडजेक्टिव्स के साथ IOR जुड़े होते हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, ये सभी वर्ड हैं। इनके साथ देन का प्रयोग गलत होता है, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। आई नो ही इज सीनियर टू यू, देन गलत होगा, ये टू सही होगा। दिस इज मोर सुपीरियर, अब देखो सुपीरियर के साथ हम कंपैरेटिव भी कभी नहीं लगाएंगे, याद रखिए सुपीरियर जी, ये सब वर्डों के साथ कभी भी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ये अकेले आते हैं और इनके साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं। दिस इज सुपीरियर टू दैट इन क्वालिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं, इसके ही है। नाउ ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज द मोस्ट जूनियर, हटा दीजिए, देखो ही इज द जूनियर टू अस, now he is accepted that he is junior to us। I am thinking to the most senior, देखिए ये सब रॉन्ग है, I am thinking to the senior most का लगा सकते हैं, senior most सही होगा लेकिन most senior गलत होगा। employees in this organization, ऐसे ही कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में और या IOR जुड़ा होता है, जैसे कि मेजर है, माइनर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर, अल्टीरियर है, तो इनका ना तो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन हमेशा एक समान एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि इन एडजेक्टिव से पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग हुआ हो तो सेंटेंस की एरर होती है, इसलिए मोर या मोस्ट माइनर, मोर या मोस्ट इंटीरियर ETC लिखना गलत होता है। इट इज़ द मोस्ट माइनर तो रॉन्ग है ना, इट इज़ द माइनर, इट इज़ द माइनर इंजुरी आई हैव एवर हैड।
कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले से ही, उनको देखते हैं। नाउ इट इज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर तो टू, यहाँ देखो यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव देन, और यहाँ है सुपीरियर, तो सुपीरियर के बाद क्या आएगा टू, जो कि पहले ही वाले पार्ट में आएगा। सैली इज सुपीरियर टू ब्रायन, इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर टू एनी अदर साइंटिस्ट, योर सारी इज सुपीरियर टू माइन, राइट, नो एरर है। राम वाज सीनियर टू श्याम, ये भी नो एरर है। तो जहां भी इनके बाद टू आ जाए वो अपने आप में राइट होगा। ही इज जूनियर, जूनियर के बाद टू लगाएंगे सेवेंथ में। 8 में देखिए एज ए ड्रामेटिस्ट सॉ इज सुपीरियर के बाद टू लगाएंगे यहाँ पर। रूल नंबर 61 है कि लेट और लेटली जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेट का मतलब होता है देर या देरी से, जबकि लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली में, अभी अभी कोई काम आपने किया हो। ठीक है, तो लेट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में हो जाता है, लेकिन लेटली का प्रयोग जो है सिर्फ एडवर्ब के रूप में होगा। एग्जाम्पल्स, आई डू नॉट लाइक लेट कमर्स, सही है। द ट्रेन हैज अराइव्ड लेट, ये भी सही है। दोनों, यहाँ पर लेट का मतलब क्या है एडजेक्टिव है, और इस लेट का मतलब क्या है एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बाद लगा हुआ है, जस्ट अराइव्ड एक वर्ब है। माई लेट फादर वाज फाउंड ऑफ शूटिंग, तो लेट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई सो लेटली, नहीं सो लेट, है ना, यहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे। द रॉबरी टुक प्लेस लेटली एट नाइट, लेटली एट नाइट नहीं, लेट एट नाइट, देर रात में हुआ है। हैव यू रीड एनी नोवेल लेटली, ये सही है, क्या तुमने अभी अभी कोई पुस्तक पढ़ी है ऐसी। हैव यू सीन एनी मूवी ऑफ लेट, ऑफ लेट और लेटली का दोनों का सेंस सेम होता है, मतलब रिसेंटली, हाल ही में। आई हैव नॉट रीड एनी बुक लेटली, मैंने अभी ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम चेन्नई लेटली, वह चेन्नई से रिटर्न आ चुका है। रूल नंबर 62 है इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन का मतलब है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करना ही इन्वर्जन कहलाता है। जैसे कि नो सूनर डिड, सब्जेक्ट के पहले वर्ब है, तो यहाँ पर इन्वर्जन है। नॉट टिल ही गेट्स होम, डज ही के पहले लगा है, तो ये भी इन्वर्जन है। ओनली बाय टॉयलिंग एंड मॉइलिंग कैन यू, तो ये भी क्या है इन्वर्जन का फॉर्म। अब ये चीज़ देखिए आप पहले कि नो सूनर, नॉट टिल, ओनली बाई से शुरू हुए हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज हैं, और तीनों वाक्यों में एडवर्बियल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो कि डिड, डज एंड कैन हैं, इन्हें सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया गया है। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ऑक्सिलरी सब्जेक्ट का प्रयोग ही इन्वर्जन कहलाता है। ही नो सूनर बोर्ड टू टच हर फीट देन ही हग्ड हिम, टिल ही गेट्स होम ही डज नॉट रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। अब यू कैन गो प्लेस इन योर लाइफ बाई टॉयलिंग एंड मॉइलिंग। अब इनका इन्वर्जन देखते हैं। काइंड्स ऑफ इन्वर्जन कितने टाइप के हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। तो पार्शियल इन्वर्जन क्या है कि पार्शियल इन्वर्जन का मतलब है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में, ये हमारा पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है। जैसे कि सेल्डम डज वन हियर ए गर्ल, हियर एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, और डज है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नेवर हैव आई विटनेस्ड सच ए फैंटास्टिक रेंडिशन, नॉट फॉर ए मोमेंट डिड आई थिंक आई वुड बी ऑफर्ड द जॉब, सो आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई गॉट इट। इन सारे वाक्यों में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब डज, हैव, डिड को सब्जेक्ट के पहले रखा गया है, जबकि जो हमारी मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद ही रखी है, तो ये हमारा पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है। कंप्लीट इन्वर्जन क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, यह कंप्लीट इन्वर्जन कहलाएगा। जैसे देखिए हमारी मेन वर्ब पहले आ गई है, हेयर कम्स द बस, जबकि होता क्या है हेयर द बस कम्स, हेयर कम्स द बस। आई ओपनड द डोर एंड देयर स्टूड सुजी ऑल कवर्ड इन मड, एट द गेट इज स्टैंडिंग योर पैरामोर। अब देखिए कुछ हमारे ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जिनमें इन्वर्जन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सेल्डम, नेवर, नो सूनर, हार्डली, ओनली यस्टरडे, स्कार्सली, ओनली लास्ट मंथ, रेयरली, ओनली द डे बिफोर, ये सब इन्वर्जन लेते हैं।
ओनली देन, ओनली व्हेन, ओनली इन दिस वे, ओनली बाय विंग, ऑन, नो अकाउंट, नो वेयर, नो अंटिल, टिल, ये सब वर्ड इन्वर्जन लेते हैं अपने आप में। और भी हैं कुछ आगे, इनको आप पढ़ सकते हैं। नॉर हुआ, बाय नो मीन्स, अंडर नो सर्कमटेंसेस, एट नो टाइम, ऑन ए हिल, रूफ, टेबल, बेड, आउटसाइड द गेट या रूम, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल या ट्री, a few miles beyond the pasture, along the northern frontier wall. So adverb of manner, neither upstairs, so downstairs, here, there, out of, away, indoors और outdoors। ये जितने वर्ड हैं इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सेट होते हैं माइंड में धीमे धीमे से यार। इन्वर्जन लेते हैं, जैसे कि देखिए आप, इफ दीज बिस्किट्स शुड अराइव इन डिमांड कंडीशन प्लीज इन्फॉर्म द फैक्ट्री एट वंस। इसका इन्वर्जन कैसे होगा, शुड दीज बिस्किट्स अराइव इन डिमांड कंडीशन प्लीज इन्फॉर्म द फैक्ट्री एट वंस। दूसरा सेंटेंस कि इफ आई हैड नोन दैट यू वर कमिंग आई वुड हैव मीट यू देयर। यदि मुझे ये पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं तुमसे खुद मिलने वहां पहुंच जाता, है ना। तो इसमें हैड क्या आगे आ जाएगा, हैड आई नोन दैट यू वर कमिंग आई वुड हैव मीट यू देयर। इफ लॉलिमा वर हर तो क्या हो जाएगा, बर लॉलिमा हेयर। ये हमारा इन्वर्जन में हो जाएगा। अब कुछ सम को रिलेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि एट ए ग्लैंस उनको देखेंगे हम, जो कि अपने ये साथ में हमेशा आते हैं, इनको कभी भी पेयर अलग नहीं होगा। जैसे कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, नो, नॉट, नेवर और, एल्स बट, अदर देन या रेदर देन, आल्थो एट, सच एज, सच के बाद एज, सच दैट भी होता है भैया, एज सो, सो एज, टू टू, देखा अभी मैंने पढ़ाया था उसको, टू टू ऊपर वाले रूल में। डाउट या डाउटफुल अगर एफर्मेटिव है तो इफ या वेदर लगाएंगे, लेकिन अगर ये डाउट और डाउटफुल नेगेटिव है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। द रीजन हाई के साथ दैट का प्रयोग करेंगे। वेदर और हार्डली स्कार्सली के साथ वैन और बिफोर लगाएंगे, देन नहीं। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग उल्टा कर देता है, नो सूनर के साथ वैन और हार्डली स्कार्सली के साथ देन लगा देता है। इट इज टाइम एक्सप्रेशन है तो सिंस का प्रयोग, और इट वाज टाइम एक्सप्रेशन है तो वैन का प्रयोग करेंगे। और भी है, अगर ये इट वाज टाइम एक्सप्रेशन एगो के साथ है तो दैट का प्रयोग, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, द सेम के साथ दैट, नॉट बिकॉज के साथ बट बिकॉज, सो दैट, बिटवीन एंड फ्रॉम टू का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 64 है, 64 और 65 फिनिश्ड हो जाएंगे। अनफुलफिल्ड होप और एक्सपेक्टेशन आदि के लिए हम होप, एक्सपेक्ट, वांट, थिंक, विश आदि के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद सच वर्ब्स एज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, मीन्स, सपोज एंड वांट टू इंडिकेट दैट ए पास्ट होप, एक्सपेक्टेशन, इंटेंशन, desire etc was not realized. In case of fulfillment of action we use simple past. We had hoped that you would be able to visit us. I had intended to call on you but was prevented from doing. 65, देखिए 65 नंबर, रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमारे हु करता होते हैं, अतः यह हमेशा एक वर्ब लेता है, लेकिन हु का कर्म कारक हुम होता है, जिसके बाद कोई वर्ब नहीं होता है। खासकर हु या हुम के प्रयोग पर सामान्य गलती इस तरीके से हम ढूंढ लेते हैं कि अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि सिर्फ आपको ये काउंट करना होता है ऐसे सेंटेंस में कि वर्ब और कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे इसको पढ़िए, द प्लेयर हु वी हैव सेलेक्टेड आर यंग एंड एम्बिशियस। देखो ये सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, तो इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब ये आ गई है और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब ये आ गई है। तो अब यहाँ पर कोई मुझे और वर्ब तो दी नहीं गई, अगर वर्ब होती तो हम यहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं, वर्ब अपने साथ में हु लेगी, अगर वर्ब नहीं है तो फिर हुम लगा दिया है इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट 2 है, तो इसके सब्जेक्ट के लिए क्या है, इस सब्जेक्ट के लिए क्या है, ये वाली वर्ब है, वर्ब 1, और इस वाले सब्जेक्ट के लिए क्या है, ये वाली वर्ब है। तो द गेस्ट whom we were talking about have come are my brother-in-law। तो यहाँ पर देखो ये सब पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, और इन दोनों के लिए वर्ब क्या है, एक तो वर्ब ये आ रही है, एक ये वर्ब आ रही है। अब ये वर्ब जो B3 है
है ना। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे चाहिए पड़ता है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम लगाएंगे हु। तो द गेस्ट हु वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉस। दोस्तों यहाँ तक हमने 65 रूल तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखिए नेक्स्ट 66 से लेकर 85 तक के रूल। थैंक यू वेरी मच।